हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। तो ध्यान से आप इनको देखते जाइए और इनके आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, ऐसे प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे सब के सब आते हैं हमारे जैव प्रक्रम में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जैव प्रक्रम। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? तो हम सभी जानते हैं स्वपोषी जीव जो होते हैं उसमें कार्बन और ऊर्जा जैसी जो आवश्यकता होती हैं वो पूरी होती हैं उसके अंदर घटित होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। जिसमें क्या करते हैं वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन की संश्लेषण करते हैं और इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? स्टूडेंट गौर कीजिएगा, एक कोशिकीय जीव है यानी कि ऐसा जीव जिसका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ हो। तो पहला ऑप्शन हमारा अमीबा है, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है यूग्लिना। और स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों ही एक कोशिकीय जीव है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होगा, यानी कि हमारा इसमें भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ यानी कि सभी। पांचवा क्वेश्चन है, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? यानी कि पौधे जो भोजन निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण के बाद तुरंत सारा भोजन जो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो किस रूप में कलेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंड यानी कि स्टार्च के रूप में वो कलेक्ट कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो बिल्कुल याद कीजिए, हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। जब मैंने आपको हरित लवक की संरचना पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये भी एक टाइप का हरित लवक है। यानी कि कहाँ पे पाया जाएगा क्लोरोफिल पाया जाएगा हरित लवक में। सातवां क्वेश्चन है हमारा, अमरबेल, किलनी, किरोनी जिसको हम लोग बोलते हैं, जूं, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये पोषण किससे प्राप्त करते हैं? चलिए सारे ऑप्शन देखे जाएं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पौधों और जंतुओं से उनको मारे बिना। सेकंड दिया हुआ है पौधों और जीवों के स्राव से। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मिट्टी से। अब ये सब मिट्टी में नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पौधों और जंतुओं को मारने से। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, पौधों और जंतुओं को उनको मारे बिना। अभी अमरबेल दूसरे पौधों के ऊपर परजीवी होती है, किलनी, जूं, लीच, फीताकृमि एनिमल्स के शरीर के अंदर रहेंगे या तो बाहर रहेंगे, लेकिन उनको मारते नहीं है, उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, पौधों और जंतुओं से उनको मारे बिना। आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस आवश्यक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या करते हैं, ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है पैरामीशियम के चलन अंग। तो पैरामीशियम चलता है सीलिया के द्वारा यानी कि पश्चमाभों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन क्लोरोफिल द्वारा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और डी है जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा और क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको अवशोषित करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि पत्तियां कहलाती हैं प्लांट्स का किचन, और किचन में क्या होता है, भोजन का निर्माण, और पौधे के भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, और बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो आती है जल से। बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं: प्रोटीन, वसा, मंड, क्लोरोफिल। तो याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की हेल्प से बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, और वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये मंड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, मंड। 15 क्वेश्चन है, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो अभी प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही थी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये क्या है, ये श्वसन का ही एक पार्ट है, और ये प्रोसेस होता है कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक के ग्रैना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, LG, L फॉर लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैना। और ग्रैना कहाँ पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है हरित लवक में। और बात हो रही है प्रकाशीय अभिक्रिया की, तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रैना में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हरित लवक के ग्रैना में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? अभी मैंने आपको बताया LG यानी कि लाइट रिएक्शन होती है ग्रैना में, और ग्रैना का अपोजिट हो गया स्ट्रोमा में। और मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, DS। आप कोई कोड बना लीजिए, दया शंकर ही याद कर लीजिए। D फॉर डार्क रिएक्शन, S फॉर स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि ये जो हरित लवक के स्ट्रोमा में रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स, वो हो गई हमारी अप्रकाशीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में स्टूडेंट्स बनते हैं ATP तथा NADP2H। अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, रस की बात हो रही है यहाँ पे, तो रस निकलता है इसमें लार। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लार ग्रंथि में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो उसमें एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और इसके अलावा लाइसोजाइम भी पाया जाता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? याद कीजिए, जब हम पाचन पढ़ रहे थे मैंने बताया था ये है हमारा आमाशय, और आमाशय से भोजन यहाँ पर आया ड्यूडेनम में, यानी कि छोटी आंत में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंजाइम। एंजाइम कहलाते हैं बायो कैटलिस्ट, यानी कि क्या करते हैं, ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसको घटाने बढ़ाने में हेल्प करते हैं, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें खाए गए भोजन से कुछ उत्पन्न ऊर्जा, रक्त के द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, थर्ड है श्वसन के द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, और लास्ट है क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यानी कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें से जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है
वो ग्लाइकोजन के रूप में कलेक्ट होती है और सबसे पहले ये इकट्ठा होती है जाके हमारे लीवर में। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो सबको मालूम होगा कौन सा अम्ल होता है, HCl मैंने बताया था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस प्रकार के रसांकुर होते हैं? तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था उंगली के प्रवर्ध जैसे संरचना पाई जाती है जो क्या करती है, भोजन की अवशोषण सतह को कई गुना तक बढ़ा देती है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा अंगुली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील होता है? तो याद कीजिए मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था तो मैंने बताया था विटामिन बी एंड सी क्या करते हैं, ये जल में घुलते हैं, और विटामिन ए, डी, ई और के ये घुलते हैं वसा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो मैं आपको बताया था कि आमाशय से जठर रस स्रावित होता है और उसमें तीव्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और उससे आमाशय की भीतरी दीवार को बचाती है श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से आमाशय की दीवार को बचाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यहाँ पे क्या होता है, अग्न्याशयी रस और पित्त रस कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा आकर मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आमाशय, मुख, बृहदांत, क्षुद्रांत। तो स्टूडेंट्स, भोजन का जो मैक्सिमम पाचन होता है, अधिकांश पाचन होता है, वो होता है हमारी छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगी, तो दोनों के आंसर हो जाएंगे हमारी यकृत। यकृत क्या है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, जो क्या है, एक सहायक पाचक ग्रंथि है, यानी कि पाचन में सहायता करती है। कैसे करती है, ये पित्त का निर्माण करती है जो कि वसा के पाचन के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये हमारा आमाशय, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पाए जाते हैं इंस्फिंक्टर, और आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो ये जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि जो पाइलोरिक अवरोधनी होती हैं, ये भोजन को छोटी आंत में ले जाने को कंट्रोल करती हैं, यानी कि इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाइलोरिक अवरोधनी, यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमाइलेज और लाइपेज, दूसरा ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, अगला है सुक्रोज और एमाइलेज, और डी ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये है हमारा सही आंसर, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो स्टूडेंट्स, पेप्सिन की क्रिया करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की। वो भी कैसा, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया। देखिए NaOH, ये क्या हो गया, ये हो गया क्षारीय, पित्तरस ये भी क्षारीय होता है, और क्षारीय जो माध्यम होता है वो वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है, और बात हो रही है यहाँ पर पेप्सिन यानी कि प्रोटीन के पाचन की, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। याद कीजिए C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। और नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन यानी में पाया जाता है CHO और N, चोन्स मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और साथ में थोड़ी सी सल्फर की भी मात्रा होती है। तो यानी कि हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है? अम्लीय वातावरण में होता है
प्रोटीन का पाचन, और इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यकृत किस रस को स्रावित करता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा यकृत क्या स्रावित करता है, पित्त रस को स्रावित करता है, और ये पित्त रस जाकर कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर पित्त वाहिनी के द्वारा छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है प्रोटीन, बी दिया हुआ है प्रोटीन और वसा, सी दिया हुआ है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और डी हुआ है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो याद कीजिए पाचन जब हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा है, छोटी आंत में कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा अग्न्याशयी रस और बाइल रस दोनों ही के दोनों आ रहे हैं, और साथ ही साथ छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बची हुई रह गई है पचने से, वो भी बचेगी, और वसा को तो पूरा का पूरा पाचन होना ही होना है। यानी कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो इसके लिए अग्न्याशयी रस में प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया एमाइलेज, और वसा के पाचन के लिए लाइपेज हो गया। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। स्ट्रिप्सिन और ये जो लाइपेज होते हैं ये दोनों के दोनों ही काम करते हैं वसा के पाचन पर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग क्या कहलाता है? तो याद कीजिए, भोजन का ऑक्सीकरण किस चीज़ के लिए? ऊर्जा के उपयोग के लिए। ये क्या होता है? ये होता है श्वसन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसके निर्माण से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? तो ये अभी तक के वीडियोस में मैंने अभी नहीं बताया है, वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर है हमारा लैक्टिक अम्ल। हमारी मांसपेशियों में भी ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की क्रिया होने लगती है, जिसमें क्या होती है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में जकड़न या एक तरह से मोच सी हो जाती है, और हमारी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों को सतह कौन प्रदान करता है? तो सतह प्रदान करती हैं कूपिका। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया जो श्वसन का होता है वो काफ़ी बढ़ा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ही श्वसन गैस है, यानी कि ऑक्सीजन, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मूव करती है हमारी पूरी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है? फुफ्फुस में होता क्या है, वहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है ऑक्सीजनेशन के लिए, उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी, और जब ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी तो क्या होगा, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। तो फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होगी? रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होगी, और उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी, तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द राइट आंसर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक और होता है एडीपी, तो एडीपी में क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन में क्या करते हैं, ये पहला ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है, शरीर में ऑक्सीजन का संवहन बिल्कुल करता है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन बिल्कुल ये भी करता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा की मुद्रा, याद कीजिए, याद कीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये क्या करता है, अपना एक फास्फेट बांध तोड़ देता है और ऊर्जा मुक्त करता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं और पैसा देकर दुकानदार को हम सामान लेके आते हैं, ऐसे ही क्या होता है, एटीपी अपना एक फास्फेट बांध देकर ऊर्जा मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसकी सतह से होता है?
तो प्लांट में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के द्वारा, जो कि पाए जाते हैं पत्तियों पर। तो सही आंसर हो जाएगा पत्तियां। तो आज के लिए बस इतना ही। अब थोड़ा बहुत और जो टॉपिक्स बचे हुए हैं जैव प्रक्रम में, उनको पढ़ने के बाद हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे।